बच्चे बोल रहे थे कि ये इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। तो बता दें कि भाई डोगरी फुल आती है सब। मैं भारतीय विद्या मंदिर से पढ़ी हुई हूँ जम्मू में। अगर आप लोगों को कुछ को पता होगा तो एक स्कूल है जिसका नाम है श्री महावीर जैन, कच्ची चौरी में है। वहाँ से मैंने अपनी 11th एंड 12th की है। 11th एंड 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग की, जिसके लिए मैं पंजाब गई। 1 साल बैठ के मैंने पढ़ाई की। मैंने रामनगर में बैठ के पढ़ाई की। बस मेरे पास एक कंप्यूटर था। यूएस में मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। 3 में मेरी एडमिशन हुई, 1 में नहीं हुई। फिर उसमें से 3 में से हमारे पास चॉइसेस होती हैं। फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी पिक की, वीज़ा इंटरव्यू दिया और उसके बाद मैं यूएस आ गई। सो यूएस में मैंने यहाँ से डिग्री की है। मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है ओकलैंड यूनिवर्सिटी। यहाँ से मैंने मास्टर्स की और मेरी मास्टर्स की मेजर थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं डिग्री से पास आउट हुई। उसके बाद जॉब, जस्ट पास आउट होते ही मुझे जॉब मिल गई। मेरी कंपनी का नाम है फोर्ड। मेरी कंपनी गाड़ियाँ बनाती है। हेलो सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जूम लाइव। ठीक है। तो आज जैसे बोला था तो बच्चे ज्वाइन होंगे अभी, उनका वेट कर लेंगे। जैसे जैसे इंट्रो होती जाएगी उसमें भी होते जाएंगे बच्चे ज्वाइन। शी इज अंकिशा कुडियार। और बच्चे बोल रहे थे कि ये इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। तो बता दें कि भाई डोगरी फुल आती है सब। ठीक है। और ये रामनगर से पढ़ के गई हैं और 10th 12th यहीं से की है। बीटेक की है यहाँ से। और फिर मास्टर्स करने के लिए वहाँ पे फॉरेन चली गई और अब वहीं पे सर्विस करती है। तो आज लाइव करने का एक ही मकसद था कि आपको रामनगर के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा एक्सपोजर मिल सके। ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में लेंगे, आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिएगा। पहले मैं अंकिशा को बोलना चाहूंगा कि वो अपने तरफ से कुछ बताएं, अपना इंट्रो करें और कैसी उनकी जर्नी रही उसके बारे में कुछ बताएं। जी। तो जैसे कि अभिषेक ने बोला, पता नहीं अभी सब लोग अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं नहीं है तो मैं डोगरी भी बोल सकती हूँ। एक डोगरी में हिंट, एक डोगरी से हिंट होई ना, इन्हें पता लग गया कि डोगरी बोल रहे। हाँ, केड़ी चीज़ दा हिंट चाहिदा अगर कुसै गी मतलब कोई क्वेश्चन अगर डोगरी च जवाब चाहिदा होगा तो भी पूछ लैओ ज़रूर। बट हाँ। फिलहाल अभी हिंदी से शुरू करते हैं बिकॉज़ आई थिंक हिंदी सब लोग समझते हैं, सबकी बेसिक लैंग्वेज है हमारी। सो जैसे कि अभिषेक ने बोला, मेरा नाम है अंकिशा कुडियार। मैं रामनगर से ही हूँ। एंड इंट्रोडक्शन तो आई डोंट नो कि ज़्यादा क्या आप लोगों को बताऊं, बट बेसिक मैंने अपनी जो हम बोलते हैं नर्सरी और केजी जो हम बोलते हैं, नर्सरी से 10th तक मैं रामनगर से ही पढ़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली अभी भी रामनगर में ही रहती है। देन उसके बाद 11th एंड 12th मैंने, उसके बाद मैं जम्मू चली गई थी। 11th एंड 12th मैंने जम्मू से की है। जम्मू में एक सॉरी, रामनगर में स्कूल बता दूँ आई थिंक, पर लोग शायद वो भी क्यूरियस होंगे। मैं भारतीय विद्या मंदिर से पढ़ी हुई हूँ, हाँ, लेकिन नर्सरी से इसमें लेके। एक कैच है हाँ कि भारतीय भारतीय जो मंदिर अब वाला भारतीय मंदिर नहीं, वो हाँ। अभी अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हम हो गई है अभी। हाँ प्रिंसिपल लगे हैं हमारे सर, हमारे टाइम पे पूर्वा सर हुआ करते थे प्रिंसिपल। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनके अंडर हम पढ़े हुए हैं सब। तो हम बेसिकली मैं और अंकिशा क्लासमेट्स हैं। ठीक है। तो जी। तो हम लोग जैसे अभिषेक ने बोला, हम लोग भारतीय विद्या मंदिर में पढ़े हुए हैं, बट जो अभी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे बाद आई है। हमारे टाइम पे वो नहीं थी। हमारे टाइम पे मोस्टली पूर्वा फैमिली ही वो स्कूल चलाती थी। तो हाँ, तो नर्सरी से 10th तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद 11th एंड 12th मैंने जम्मू से की है। जम्मू में अगर आप लोगों को कुछ को पता होगा तो एक स्कूल है जिसका नाम है श्री महावीर जैन, कच्ची चौरी में है। वहाँ से मैंने अपनी 11th एंड 12th की है। एंड देन उसके बाद 11th एंड 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग की, जिसके लिए मैं पंजाब गई। लोग चंडीगढ़ बोलते हैं बट आई थिंक चंडीगढ़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ से वो सिटी जो है, नॉट इवन द सिटीज, टाउन जो है वो 50 किलोमीटर्स दूर है। तो पंजाब में एक टाउन है जिसका नाम है रोपड़। बागटा डंगल डैम के बिल्कुल साथ में रह पड़ता है वो। वहाँ से मैंने
अपनी इंजीनियरिंग की। मेरी इंजीनियरिंग का मेजर था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उस टाइम पे। एंड उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुई, मैंने 6 मंथ इंटर्नशिप की एयरटेल में। जम्मू में एयरटेल के ऑफिसेज हैं काफ़ी सारे, उनमें से एक में मैंने अपनी 6 मंथ हमको इंटर्नशिप करनी होती है आफ्टर योर इंजीनियरिंग डिग्री। तो वो वहाँ से मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद 1 साल बैठ के मैंने पढ़ाई की। तो मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों को लगता है कि कि कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है या उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली बस उस चीज़ को ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि मैंने रामनगर में बैठ के पढ़ाई की। बस मेरे पास एक कंप्यूटर था। तो आजकल तो आप लोगों के पास इंटरनेट डेटा बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। पर जिस टाइम पे, मैं ये 10 साल पुरानी बात बोल रही हूँ, उस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट नहीं था इतना। एक बेसिक सी डोंगल सी आती थी, उससे थोड़ा बहुत जो आई थिंक कुछ जीबीज भी नहीं मिलता था, एमबीज में डेटा मिलता था। और उसमें बैठ के मैंने खुद ही घर पे बैठ के पढ़ाई की है, रिसर्च की है कि अगर किसी कंट्री में मुझे जाना है तो उसके क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं, कितना उन एग्ज़ाम्स में स्कोर चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं जा सकती हूँ, कितने मेरे को फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो वो सब आपको इंटरनेट पे सब मिलता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप ऑलवेज यू कैन ऑलवेज गो ऑन इंटरनेट और आपको पता चल जाएगी चीज़ें। तो बेसिकली हाँ, मैंने घर पे बैठ के पढ़ाई की, 1 साल पढ़ाई पे लगाया। देन मेरी यूएस में मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। 3 में मेरी एडमिशन हुई, 1 में नहीं हुई। फिर उसमें से 3 में से हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो आप खुद पिक कर सकते हो। तो फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी पिक की। उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू दिया, क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू लास्ट स्टेप होता है हमारा। वीज़ा इंटरव्यू दिया और उसके बाद मैं यूएस आ गई। सो यूएस में मैंने यहाँ से डिग्री की है। मेरे यूनिवर्सिटी का नाम है ओकलैंड यूनिवर्सिटी। यहाँ से मैंने मास्टर्स की और मेरी मास्टर्स की मेजर थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का था, बट समहाउ मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना था, तो मैंने इलेक्ट्रिकल में जॉब की। मेरे को जब मैं डिग्री से पास आउट हुई, उसके बाद जॉब, जस्ट पास आउट होते ही मुझे जॉब मिल गई। तो अभी मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, जो आप लोगों को, अगर कुछ लोगों को पता होगा, स्पेशली लड़कों को, मेरी कंपनी का नाम है फोर्ड। मेरी कंपनी गाड़ियाँ बनाती है। अगर आप लोग में से कोई लड़के गाड़ियों के बारे में जानते हैं तो हमारे ब्रांड्स हैं बेसिकली मस्टैंग हमारा एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, जो स्पोर्ट्स कार है। लोग बड़ा इंडिया में भी चलती है, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव गाड़ी है। तो मैं उस कंपनी में काम करती हूँ और मेरा काम जो बेसिकली है, जो आप अपनी गाड़ियों में, अगेन आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग अभी गाड़ियाँ चलाते हैं इंडिया में। आई थिंक रामनगर में भी बड़े लोगों ने गाड़ियाँ ले ली हैं, सब चलाते हैं। मेरा काम है फीचर डिजाइनिंग करना, विच इज बेसिकली जैसे आप लोग गाड़ी में आजकल बैठते हैं और बड़े लोगों ने एक फीचर गाड़ी में देखे होंगे। आजकल नए नए तरह के फीचर आते हैं, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर, जैसे आप लोग गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आती है कि आपके आगे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी है, तो यहीं पे रुक जाओ। तो ये इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, वो फीचर डिजाइनिंग हमारी टीम करती है, हम लोग करते हैं। एंड या तो मुझे अभी यूएस रहते हुए ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। सो 7 साल में इट इंक्लूड्स मास्टर्स 2 साल की, एंड देन उसके बाद की जॉब। थोड़ा इसमें हो जाए कि आपने अपना रिसोर्सेज क्या रखे थे, आपको गाइडेंस कहाँ से थी, आपको कहाँ तो से ख्याल आया कि भाई जाना चाहिए, ये क्या था? क्योंकि भाई पता तो कोई ना कोई तो पता कर लेगा, लेकिन जो मोटिवेशन आती है वो कहाँ से आई? तो आई थिंक मेरी मोटिवेशन मेरी फैमिली से ही थी। बाहर से कहीं से नहीं आई। मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी मासी की बेटी, वो यहाँ पे पहले आई थी। वो मुझसे 10 साल पहले आई थी। मैं 2015 में आई थी, वो 2005 में आई थी। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे थी। तो मैंने घर पे बोला कि मुझे मास्टर्स करनी है, बट घर वालों ने, जब मैंने दीदी से बात की एंड देन शी वाज मैरिड, तो उनके हस्बैंड जीजू से बात की,
तो उन्होंने बोला कि अगर मास्टर्स करनी ही है तो इंडिया से क्यों करनी है, तुम बाहर से भी कहीं से कर सकते हो। तो आई थिंक ये बड़े सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, जो मेरे में भी था कि यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब मेजर मेजर जितना भी है ना, ये जस्ट अ वैलिड क्वेश्चन, कितने पैसे कहाँ से आएंगे। बट एक चीज़ जो आई थिंक मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी फॉरेन कंट्री का, नॉट जस्ट यूएस, इनका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब आप स्टूडेंट होते हो, आप कोई भी डिग्री करते हो, आप डिग्री के साथ साथ जॉब कर सकते हो, जो हमारी कंट्री में इतना पॉपुलर नहीं है। कुछ बच्चे अभी कर रहे हैं बट इतना पॉपुलर नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में ये चीज़ बड़ी पॉपुलर है कि हर स्टूडेंट जॉब करता है। तो लेट्स से अगर आपके पास बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब नहीं होगी, आपके पास बेसिक जॉब भी होगी, आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। लेट्स से आपको फीस चाहे घर वालों से लेनी पड़े, बट जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस है वो आप खुद अफोर्ड कर सकते हो। बट अगेन क्वेश्चन पे वापस आते हुए कि कहाँ से मोटिवेशन आई, मोटिवेशन वही फैमिली से आई। मेरी दीदी ने मेरे को बोला कि मतलब इंडिया से मास्टर्स करोगे तो सब कुछ पेरेंट्स ही देंगे, यहाँ से मास्टर करोगे तो कुछ ना कुछ खुद का भी कमा के खुद कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो वो एक मोटिवेशन आई थिंक। बिल्कुल, अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं कुछ तो अभी 12th स्कूल पे हैं, 12th कर रहे हैं, और कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 12th के बाद आसान है कि ग्रेजुएशन के बाद ट्राई करना चाहिए, क्या लगता है? 12th के बाद मैं ज़्यादा नहीं रिकमेंड करूँगी। द रीज़न बीइंग इज़ दैट कि 12th के बाद जो हमारे वहाँ पे जो, अगर हम, अनलेस तुम इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हो, जो बेसिक ग्रेजुएशन होती है वो होती है 3 साल की। बट मोस्टली सब बाहर की कंट्रीज में जो बैचलर डिग्री होती है वो होती है 4 साल की। तो अगर आप 4 साल की डिग्री के लिए किसी फॉरेन कंट्री में आ रहे हो तो आपके लिविंग एक्सपेंसिव, आपकी फीस ज्यादा हो जाएगी। बट अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो क्या होगा कि मास्टर्स सब जगह 2 साल की होती है, तो आपके फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा सेटबैक नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे कोई पूछता है कि कैसे करना चाहिए, मैं यही बोलती हूँ कि यार ग्रेजुएशन इंडिया से कर लो, ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ी फिर आप तैयारी मास्टर्स, तैयारी हाँ। और करें, जो 3 साल होता हाँ, है वो आप तैयारी करो। अगर आपने कुछ जाने का वो जुनून है कि फॉरेन जाना है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर विकल्प। हाँ। और उसके बाद आई थिंक दूसरी चीज ये भी होती है कि 12th के बाद जैसे हम पास आउट होते हैं ना, बच्चों को समझ नहीं होती कि अभी हमने क्या करना है। मतलब आधे तो भेड़ चाल में ही चल रहे होते हैं कि अच्छा दोस्त ने इसने एडमिशन ले ली, मैं भी इसमें ले लेता हूँ। बट जब एक बार तुम ग्रेजुएशन कर लेते हो ना, 3 साल तुम ग्रेजुएशन के स्पेंड करते हो, तुम्हारा थोड़ा सा तुम मेंटली मेच्योर हो जाते हो, तुम्हारा एक विजन बन जाता है खुद के लिए कि अच्छा अब भी मुझे ये करना है। तो आई थिंक इसीलिए कि थोड़ा सा तुम लोग टाइम ले लो, क्योंकि किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना इजी भी नहीं होता और ये भेड़ चाल भी नहीं है। ये तो आपको बड़ा ही फर्मली डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे जाना है तो मुझे जाना है। जैसे कि मैं गई थी, ये सोच के नहीं गई थी, मुझे ये सोच के नहीं गई थी कि मेरा कोई दोस्त जा रहा है तो मुझे उसके साथ जाना है। ये सोच के गई थी यार मुझे जाना है, बाकी दोस्त जो करते हैं वो करे, वो उनका उनका प्लान है, मेरा प्लान नहीं है। तो आई थिंक ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि शायद तो जब हम इन बच्चों की एज। पर्सनल मोटिवेशन तो एक ऐसी चीज है कि वो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको इतना बड़ा स्टेप लेना है, तो वो आपके अंदर पहले से होना चाहिए। तो और वो 3 साल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो 3 साल में आपको अपने आप को देखना है कि मैं 3 साल में तैयारी करके जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, वो ठीक है। अब आते हैं कि फॉरेन में, आप तो यूएस में हैं, ठीक है, फॉरेन में और क्या क्या ऑप्शंस हैं? जैसे कनाडा भी एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है, पंजाब से ज्यादातर तो कनाडा जाते हैं। और क्या क्या ऑप्शन है स्टडी के लिए और वर्क के लिए? सी इट डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है कि आपने अपनी जो बैचलर्स डिग्री है वो किस में की है। जैसे जैसे हम सबको पता है कि जिसने इंजीनियरिंग की है उसके ऑप्शंस ज्यादा हैं, क्योंकि टेक्निकल फील्ड हर जगह चलती है। बट अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, सो लेट्स से अगर आप बेसिक ग्रेजुएशन वाले हो बट आपको एमबीए करनी है,
एमबीए तो आप कर सकते हैं ना, एमबीए के लिए तो कोई भी जा सकता है, उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपने बीबीए ही की होनी चाहिए, बैचलर्स में कोई भी कर सकता है। सो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन आपका बैकग्राउंड क्या है, कनाडा एंड ऑब्वियसली ये कंट्रीज यूएस अच्छी हैं, बट इनके थोड़े से सेटबैक्स ये हैं कि ये आपको बैचलर्स डिग्री जो है 4 साल की चाहिए इनको। अगर आप बेसिक ग्रेजुएशन वाले हो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा उसके भी तरीके हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट है वो। बट उसके अलावा और ऑप्शंस, यूके बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूके 3 साल की डिग्री लेता है बैचलर की। ऑस्ट्रेलिया एक ऑप्शन है, न्यूजीलैंड एक ऑप्शन है, आयरलैंड एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आजकल बड़े इंडियन स्टूडेंट्स आयरलैंड बड़े जा रहे हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आई थिंक मैटर ये करता है कि पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपनी किसी से प्रोफाइल इवैल्यूएशन करवाओ कि ये मेरा बैकग्राउंड है। अगर लेट्स से आपकी 3 साल की डिग्री है और आपको किसी ऐसी कंट्री में जाना है कि जहाँ पे आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट 4 साल की डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इंडिया से 3 साल की बैचलर करो, फिर मास्टर्स भी करो, फिर किसी यूएस या कनाडा में सेकंड मास्टर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिग्री जो है मिनिमम 4 साल की, आपकी प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो जरूरी है। तो डिपेंड कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से इवैल्यूएशन होती है। और ये है कि इसकी प्रेपरेशन, बेसिक प्रेपरेशन क्या है फॉरेन जाने के लिए, बेसिक क्या क्राइटेरिया चाहिए? ऐसा तो तो बोलते हैं बेसिक तो यूरोपियन या कंट्री सो जाएंगे, जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शन है, यूरोपियन है, कनाडा है। एक तो रहता है कि इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, और कोई टेक्निकल एग्जाम भी होता है? सो जहाँ तक मुझे पता है यूएस एक अकेली कंट्री है जो थोड़ा सा एक टेक्निकल एग्जाम लेती है, जिसको हम जीआरई बोलते हैं। उसमें एक तुम्हारा जीआरई में एक तुम्हारा मैथ का टेस्ट होता है और एक तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट होता है। बेसिकली तुम्हारी इंग्लिश वोकैबुलरी का टेस्ट होता है उसमें। बट जो मैथ का टेस्ट होता है वो बेसिक तुम्हारी 10th लेवल का बेसिक मैथ होता है। तो तुमको कोई 11th-12th का भी मैथ की नॉलेज ज़रूरी नहीं है एज लॉन्ग एज आपको बेसिक जियोमेट्री आती है, बेसिक अलजेब्रा आता है, वही मेन टेस्ट होता है। बट बाकी सब जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा भी इनफैक्ट, वो लोग टेक्निकल टेस्ट कोई नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश टेस्ट करते हैं, जिसको बड़े सारे शायद बच्चों को पता होगा, आइल्स का टेस्ट होता है। सो आइल्स के टेस्ट में 4 सेक्शंस होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सो आपको बेसिकली जब हम लोग, स्पेशली आई थिंक जब हम लोग तो एटलीस्ट रामनगर में थे, हमको लिखना पढ़ना तो आती थी इंग्लिश, पर बोलना नहीं आती थी। तो मुझे ये लगता है कि मेरा एटलीस्ट सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि स्पीकिंग इंग्लिश सबसे बड़ा स्ट्रगल था, और लिसनिंग भी एक स्ट्रगल था, क्योंकि हम लोगों को फॉरेन एक्सेंट सुनने की आदत नहीं होती। हम लोग जो अगर इंग्लिश सुनते भी हैं तो इंडियन एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी आता है, उसमें न्यूजीलैंड एक्सेंट भी आता है, उसमें यूएस एक्सेंट भी आता है। तो हर कंट्री का थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपके कानों को उन चीज़ों की आदत होने में टाइम लगता है। तो बेसिकली अगर आप लोग कोई भी बेसिक ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपको रीडिंग एंड राइटिंग तो आपको सबको आती ही होगी। इतना तो आप एक पैसेज पढ़ के आंसर तो आप ढूंढ ही सकते हो, और थोड़ा बहुत आप एक दो पैसेज लिख भी सकते हो, इतना आपको आता है। जो मेन आपको प्रैक्टिस करनी है वो है आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस सबसे अच्छी जो मैंने की थी, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलते जाओ, गलतियाँ निकलेंगी, आपको खुद समझ आ जाएंगी। तो और अगर आप दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, पता है स्टार्टिंग में लोग मजाक उड़ाएंगे, बट अगर कर सकते हो तो वो सबसे सबसे अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आप उसी से सीखोगे। हाँ, वो दोस्त मजाक तब तक उठाएंगे उठाएंगे तब जब तक आपको इंटेंशन नहीं पता है आप, ठीक है ना, आपको भी लगेगा हाँ, मजाक उड़ रहा है। आपको पता है कि अगर इंटेंशन मेरी फॉरेन जाने के लिए, मजाक उड़ाएंगे कल को भी, ठीक है ना, तो वो अलग बात है, उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक एग्जाम है आइल्स, ठीक है, उसमें बेसिक इंग्लिश आएगी एक तो मोटा मोटा जो समझे, और उसमें है कि आपको अपनी
वो कैब और उस पे स्पीकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये अवेंजर्स के तो सब दीवाने हैं, ठीक है ना। अब उसको ये करना पड़ेगा कि हिंदी डब्ड नहीं देखना, इंग्लिश देखना, ठीक है ना। तो ये है, हम्म। ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उससे होगा, ठीक है। और इसका ये है कि भाई जो कॉमन स्टूडेंट है यहाँ का रामनगर का, वो कैसे सोच ले कि मेरे लिए फिजिबल है, मेरे लिए इकोनॉमिकल है, या उसको कैसे यकीन हो कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। ये कुछ ऐसे सवाल है, बेसिक हर्डल ही मनी की है। तो मनी वाला इशू भी आप क्लियर कर दीजिए कि स्कॉलरशिप का क्या वहां पे चलता है, और फुल स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं, तो कितना आपको लेके चलना पड़ता है, तो ये भी सवाल हो सकता तो स्कॉलरशिप का क्या होता है कि स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसी बात नहीं है, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ, स्कॉलरशिप मिलती है। बट जैसे मैं जब इंडिया से आई थी तब मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी। मुझे यहाँ आके मैंने लोग बोलते थे कि जाके प्रोफेसर से बात करो, यहाँ पे ना प्रोफेसर्स के अंडर जॉब्स मिलती है तुमको, तो प्रोफेसर्स तुमको जॉब देते हैं, तो फिर वो तुमको जॉब में सैलरी भी देते हैं और तुम्हारी फीस भी वेव होती है, तो विच इन शॉर्ट इज लाइक अ स्कॉलरशिप। बट स्कॉलरशिप क्या होता है कि तुम अप्लाई कर सकते हो, बट स्कॉलरशिप में तुमको कंपटीशन बहुत होता है, अनलेस एंड अनटिल आप ऐसे बच्चे हो कि आपके एकेडमिक्स में बड़े अच्छे मार्क्स हैं। लाइक अगर आपने जहाँ से भी आपने अपनी बैचलर्स किया है, आप बड़े ही अच्छे मार्क्स वाले, मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एंड देन उसके बाद जो अब आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, वो फैक्टर जो हैं वो आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड करते हैं। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ 90% वाले ही बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 60% वाले 50% वाले भी जा सकते हैं। आपको शायद स्कॉलरशिप यहाँ से ना मिले, वहाँ जाके मिल जाए, और लेट्स से नहीं मिले स्कॉलरशिप बिल्कुल भी, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। तो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आप किसी भी बैंक के पास जाओगे, जम्मू कश्मीर बैंक में जाओगे, तो हमारे गवर्नमेंट प्लान्स के अंडर हमारे एजुकेशनल लोन्स जो हैं वो अलाउड हैं। तो आप बेसिकली अपना एक एजुकेशन लोन ले सकते हो। लोन लेके फिर उसका क्या होता है कि आपको जो रीपे करना होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट लोन है, वो बच्चा खुद ही रीपे करेगा। तो बेसिकली लेट्स से अगर आप 2 साल की मास्टर्स कर रहे हो, 2 साल तक आपको कुछ भी रीपे नहीं करना है, आपके पेरेंट्स को कुछ भी पीछे से रीपे नहीं करना है। जब आपकी मास्टर्स हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, आप अपना लोन का रीपे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास लेट्स से जिसके पेरेंट्स के पास नहीं है फाइनेंशियली, बिकॉज इट्स लाइक हाई कॉस्ट डिग्रीज हैं ये, तो आप बेसिकली अपने बैंक से जाके बात करो और आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। है। ये अच्छा है, जो एजुकेशन लोन की बात की वो अच्छी एक है, जो क्योंकि अगर किसी का बहुत मन है कि मुझे फॉरेन में जाके स्टडी करनी है, और मुझे लगता है कि फॉरेन की स्टडी का एक जो वो है ना, इंडियन इंडियन स्टडी सिस्टम और फॉरेन स्टडी सिस्टम, उस पर थोड़ा बोल दीजिए लास्ट, क्योंकि तो ये रहता है कि भाई यहाँ की स्टडी और उसमें क्या फर्क है। भाई डिग्री तो मिलनी है, लेकिन वो क्या फर्क है जो बच्चों को इंस्पायर करता है कि हम फॉरेन में जाएं। भाई वो क्या फर्क है, कितना पैसा स्टडी, देखो स्टडी लोन लेना है तो छोटा लोन तो होगा नहीं, एक स्टडी लोन लेना है, एक अपने आप को थोड़ा स्ट्रेसफुल भी करना है, तैयारी भी करनी है। तो वो क्या चीजें हैं जो फॉरेन स्टडीज को अपर रखती हैं और इंडिया में नहीं। तो मैं अगेन अपनी ही एग्जांपल दूंगी। मैं जब मास्टर्स के लिए आई थी, झूठ नहीं बोलूंगी, बट हमारे वहाँ हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमको कुछ नहीं पढ़ाते हैं। एंड द रीजन बीइंग क्यों नहीं पढ़ाते हैं, बड़े सारे प्रोफेसर्स को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमारा कल्चर ही ऐसा है ये हमारे डिग्री वाला कल्चर कॉलेज हो में गया जो। है यहाँ पे, हाँ। डिग्री सिर्फ डिग्री लो, डिग्री वाला कल्चर हो गया यहाँ। हाँ, कि मतलब मैं जस्ट बेसिक एग्जांपल देती हूँ हमारे कॉलेज में। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार हमारे जो प्रोफेसर थे ना क्लास में आते थे, अच्छा आपकी फीस इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब बड़ी आलतू फालतू की चीज़ें डिस्कस कर ली, पर पढ़ाया कुछ नहीं। तो बड़ा गुस्सा आता था कि यार कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ सिखाया नहीं हमको। और बेसिक सबसे बड़ी एग्जांपल, जैसे हम इंजीनियरिंग में अपनी लैब्स करते हैं, आई थिंक 11th-12th में भी सेम ही स्टोरी होती थी, बट शायद मेरा स्कूल थोड़ा सा बड़ा था तो हमको मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिल गया था। बट क्या होता था कि क्लास का एक टॉपर जाएगा, वो लैब करेगा, वो रिजल्ट्स लेगा और सारे उसको कॉपी कर लेंगे।
कि हो गई लैब हमारी, कि एक ने की, सारे ने बस, बाकी सब ने झुंड बना के आगे पीछे से देख ली और हो गई लैब। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना इन चीजों का बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे बड़ा फोकस है। तो बेसिकली जैसे अगर आप कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हो, अगर आपको लैब करनी है, हर बच्चे को अपने अपने इक्विपमेंट पे जाके अपनी लैब करके अपने रिजल्ट बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा करेगा सारे उसको कॉपी करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ आके नोटिस की, कि मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग खत्म की, मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने डिग्री तो कर ली, पेपर तो पास कर लिए, नंबर भी ला लिए, बट मुझे पता ही नहीं कि बेसिक इंजीनियरिंग क्या होती है। इंजीनियरिंग की नॉलेज ही नहीं थी। फिर जब मैंने यहाँ आके मास्टर्स शुरू की, मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे ना नंबरों का चक्कर नहीं है, यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना फाइनल एग्जाम्स नहीं होते। जैसे हमारे वहां पे होता है ना कि अच्छा तुमने इंटरनल दिए, फिर तुम्हारे एक्सटर्नल हो जाएंगे, और अगर तुम एक्सटर्नल में पास हो गए, सॉरी फेल हो गए, तो तुम्हारी डिग्री फेल है। मतलब इसी पे तुम्हारा एक पेपर पे तुम्हारा पूरा सेमेस्टर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर होते भी हैं फाइनल एग्जाम, तो यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे आपको जो होमवर्क्स मिलते हैं या होम असाइनमेंट्स मिलते हैं, हर चीज के नंबर होते हैं। सो लेट्स से जो मेरी होम असाइनमेंट जब मैं डिग्री करती थी, जो मेरे कोर्सेज की होम असाइनमेंट्स सब होती थी, उनके 50% मार्क्स थे और फाइनल एग्जाम के 50% मार्क्स थे। एंड इफ फॉर एनी रीजन मैं फाइनल एग्जाम नहीं दे पाऊँ या मैं फेल भी हो जाऊं, मैं कोर्स में फेल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने जो मेरी असाइनमेंट्स हैं, मैंने अपना पूरा सेमेस्टर अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, तो मुझे कोई फेल नहीं कर सकता उस कोर्स में। तो हमारे वहां पे क्या होता है कि एक बड़ा डर हमारे अंदर रहता है कि चाहे तुमने पूरा सेमेस्टर पढ़ाई की भी हो, पर अगर तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओ, तो मतलब तुम फेल ही हो, फिर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। एक ये दूसरी एग्जाम्पल जो बड़े लोग विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ पे जो अगर एग्जाम्स होते भी हैं, यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं। सो ओपन बुक एग्जाम्स का मतलब क्या होता है कि तुमको प्रोफेसर क्लास में आके हमारे हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी समझाएगा। ओपन बुक एग्जाम हुए हमारे, ऐसी बात हाँ नहीं। तो बेस कोरोना हाँ, कोरोना में ओपन बुक एग्जाम हुए थे। नहीं वो तो चलो मजबूरी में हुए ना, हमारे क्लास में होते थे। मतलब तुम क्लास में जाओगे, किसी तुम किताब अपना, खोल के पेपर दिए और 10th में आप डिस्टिंक्शन आ हाँ वो तो चल ठीक है, वो तो चलो ऑनलाइन हो गया। बट मैं इसे बोल रही हूँ कि हम लोग क्लास में जैसे एग्जाम देने जाते थे, तो हमको अपने लैपटॉप साथ में लेके जाना अलाउड थे। हम गूगल कर सकते थे, हम अपनी बुक से पढ़ सकते, खोल सकते थे, हम कुछ भी कर सकते थे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोगों का ये है पढ़ाने का, कि वो तुमको ना कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। फिर वो कॉन्सेप्ट तुम इंटरनेट से पढ़ के सीखो, बुक खोल के सीखो, उनको फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज, जैसे हमारी इंजीनियरिंग डिग्रीज में क्या होता है कि हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं मोस्टली हर चीज की। तो प्रोफेसर ने तुमको एक एग्जाम्पल क्लास में पढ़ाई होगी, फिर वो दूसरी एग्जाम वैसा ही सेम क्वेश्चन तुमको फाइनल एग्जाम में डालेगा। तो जैसे ना, जैसे हम लोग इंडिया में जैसे पढ़ते थे, तो तुमको सारे फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ते थे कि साइन का ये फॉर्मूला, कॉस का ये फॉर्मूला। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन मैं भी नहीं है। यही करवाता यहाँ हूँ, पे मैं भी यही हाँ करवाता हूँ। मैं भी यही करवाता हूँ, फार्मूला याद करवा। हाँ तो ये हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि मतलब एटलीस्ट जब तक मैं पढ़ती थी इंडिया में, तब तक मैंने तो रट्टे मारे हैं पूरे साइन कॉस के कि ये इंडियन फॉर्मूले हैं। एजुकेशन बट सिस्टम, हाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें क्रैमिंग हाँ है। मैं आई होप अभी चीजें चेंज हुई हैं, बट मैं अब 10-15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मैंने तो पूरे रट्टे मारे हैं। बट यहाँ पे जब मैं आई, तो मैंने पहला सब्जेक्ट मैथ लिया, तो मेरे मैथ के टीचर ने बोला कि तुम्हारा एग्जाम है, बट अपने फॉर्मूले फॉर्मूले ना, चीट शीट बोलते हैं यहाँ पे, चीट शीट बना के ले आना। तो मैंने बोला चीट शीट में क्या है, कहते सारे फॉर्मूले लिख के ले आना, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मेरा मेरा जो गोल है वो ये है कि तुमको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कि कोई तुम मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो सॉल्व कैसे होती है, अदर देन कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूं कि तुम अपना मैक्सिमम टाइम जो है फॉर्मूलेस लर्न करने में लगाओ। तो वो चीजें मैंने तो एटलीस्ट नहीं की थी। यहाँ की जब की तो बड़ा मजा आया, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद करने थे, कॉन्सेप्ट समझना था।
तो जिसने भी पढ़ाया उसने ये समझाया कि ये कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझ है ना, क्योंकि एट द एंड जब हम जॉब्स में जाते हैं तो जॉब्स में तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको अगर तुमको ट्रेनिंग भी वो देते हैं, सब देते हैं, तो कोई तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम सीख के आए होंगे सब लोग। तो वही सेम चीज अगर हम अपनी एजुकेशन में डाल दें, अगर हम बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा दें कि भाई कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा भूल जाओ, फॉर्मूले हो जाएंगे, फॉर्मूले ये रहे तुम्हारे सामने, ये यूज करके जो फॉर्मूला तुमको लगता है यहाँ इस बिगड़ इक्वेशन में जाएंगे यहाँ पे, सूटेबल है। ठीक है। हाँ, ये सुन के बच्चे बिगड़ ना जाए यहाँ पे, चलो ठीक है। नहीं मैं मतलब डिफरेंस पूछा तो मैं डिफरेंस बता रही आपने थी। कल ही तो बोला था ये फार्मूले क्यों याद करने हैं, बोला ये टेस्ट होता है, क्या फार्मूले क्या क्वेश्चन है देख के करते हैं, तो चलो ठीक है। देखो मैं पता क्या बोलता हूँ, अब इंडियंस क्यों शाइन करते हैं बाहर, एक मेरी एक सोच है कि हमें क्या ना यहाँ पे पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है, इतना टफ एनवायरनमेंट है। तो बाहर जाते हैं तो एकदम से वो खुला मैदान है, जो इसने पहाड़ की ट्रेनिंग ली है तो वो तो खुले मैदान में तो हवा की तरह उड़ेगा। तो वो है कि इंडियन स्टूडेंट शाइन करते हैं वहाँ पे जाके, यहाँ पे 50-60% वाला है वहाँ पे शाइन कर जाता है, क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपोजर है और पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं फील होता। तो मुझे लगता है ये एक चीज जो है कि फॉरेन बट स्टडी। एक चीज मेंशन करूंगी, पढ़ाई अपनी जगह है, फॉरेन कंट्री में जिसमें भी जा रहे हो तुम्हारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तुम किस एटीट्यूड के साथ चीजें कर रहे हो, तुम कितने रिस्पेक्टफुली किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा अपनी बातों को एक्सप्लेन करने का तरीका, तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर तुम रूड हो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तुमको, मैंने एटलीस्ट ये चीज यहाँ आके सीखी है कि जैसे मैंने ज्यादा इंडिया में जॉब नहीं की, मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप ही की थी। तो इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट होता था कि बॉस बॉस है, लाइक बॉस ने जो बोला वो पत्थर की लकीर है, ऐसा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तुमको तुम्हारी पूरी स्पेस मिलती है, तुम तुम किसी के नौकर नहीं हो, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। पर इंडियंस की मैं बड़ी एग्जांपल बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बड़े सारे इंडियंस हैं जो एक्चुअली ग्रो नहीं कर पाते, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट जो ग्रो नहीं कर पाते, जो अपना ये एटीट्यूड नहीं चेंज करते। अगर आप अपना यही सेम एटीट्यूड रख के आगे बढ़ोगे, यहाँ पे लोग आपको ग्रो नहीं करने देंगे। क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज एक बताऊंगी, यहाँ पे जब जॉब इंटरव्यू होता है कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ पे बिहेवियर बेस्ड जॉब इंटरव्यूज होते हैं। वो तुम्हारा बिहेवियर चेक करते हैं, वो तुमको बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं कि लेट्स से तुम इस सिचुएशन में आ जाओगे तो तुम कैसे बिहेव करोगे। वो तुम्हारा मेन पर्सनालिटी जज करते हैं, तुम्हारा बिहेवियर जज करते हैं। नॉलेज अगर तुमको थोड़ा सा भी होगा तो फिर भी तुमको लेंगे, कि उनको पता है कि इवेंचुअली बंदा काम सीख जाता है। तो ये चीजें आप ये बच्चे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आप यंग हो, ये चीजें जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी आपकी हेल्प करेगी। जरूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में भी। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, अभिषेक को पता है मैं कोई अपनी क्लास की टॉपर नहीं थी, कोई मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आई अपनी क्लास में और ना मुझे आना था। बट द थिंग दैट मैटर्ड कि मैं एम्बिशियस बहुत थी, मुझे पता था कि मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं जाके कुछ करना है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरे 90% आ रहे हैं कि मेरे 80% आ रहे हैं। मुझे ये पता था कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है और मेरा एटीट्यूड सही था। सो आई थिंक वही एक सही एटीट्यूड की वजह से मेरे को ग्रोथ मिली है। अगर मैं यही एटीट्यूड रखती कि मुझे बस 90% ही लाने हैं, उसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शायद मैं नहीं ग्रो कर पाती। तो नंबर अपनी जगह होते हैं, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। तो आई थिंक इस प्रेजेंटेशन में एक्चुअली सेम ही चीजें हैं जो मोस्टली हम लोगों ने कवर कर लिए हैं पहले ही। बट आई थिंक मैं दोबारा एक थोड़ी बार वापस चली जाऊंगी। हम थोड़ी देर वेट कर लें और लोगों का कि स्टार्ट करें। जस्ट अ सेकंड।
ठीक है, आप कर सकते हैं इसका। सो या आई थिंक ये तो बेसिकली सेम चीजें हैं जो हमने एक्चुअली ऑलरेडी कवर कर दिया है कि आपके पास कंट्री के चॉइसेस कौन से हैं। सो मैंने इस प्रेजेंटेशन पे जस्ट लिस्ट डाउन करके रखी है कि किसी बच्चे को बाद में देखनी हो तो आप बाद में ऑफलाइन जाके देख सकते हो। एंड जैसे मैंने पहले बोला, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन प्रोसेस, सबका अपना अपना प्रोसेस है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, एंड देन उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री सही रहेगी या सही नहीं रहेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स, आई थिंक जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ये चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद अगेन मैंने टेस्ट लिस्ट डाउन किए हैं, कौन कौन से टेस्ट आप लोगों को देने हैं। GRE TOEFL नंबर 1 एंड नंबर 2 यहाँ पे है, एंड ये मैंने लिखा है कि स्पेसिफिकली सिर्फ यूएस के लिए है। अगर आप यूएस के लिए नहीं अप्लाई कर रहे तो आपको ये टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। या सो अगेन सेम चीज जो मैंने पहले बोली कि ये सेक्शंस होती हैं, मैंने बस लिस्ट डाउन कर दिया है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चीजों पे आपको फोकस करना है। GRE में क्या होता है, टोफल में क्या होता है। अगर यहाँ पे मतलब आप लोग यूएस में नहीं जाने में नहीं इंटरेस्टेड हो तो आपको इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ आइल्स पे फोकस करोगे और सिर्फ आइल्स का एग्जाम दोगे। देन उसके बाद थोड़ी सी मैंने चीजें और लिस्ट डाउन की थी जो बेसिक यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप इन चीजों की तैयारी शुरू करते हो। मेनली तो आपको ये है कि आप अपने कॉलेजेस में अप्लाई करोगे। सो लाइक अगेन आई सेड कि जैसे मैंने 4 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, आप लोग भी मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज एप्लीकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, बट जस्ट टू पॉइंट इट आउट कि जैसे हम लोग इंडिया में भी जैसे किसी भी कॉलेज का एप्लीकेशन भरते हैं तो तुमको फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे भी अगर आप किसी भी कॉलेज का एप्लीकेशन भरोगे तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, उसकी एक एप्लीकेशन फीस होगी। तो इसलिए आइडली लोग जो होते हैं वो 4 या 5 कॉलेजेस में ही अप्लाई करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली उतना ही फिजिबल होता है। अगर आप 10 में नहीं करना चाहिए, करते हैं कुछ लोग बट नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो आपको फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो 3, 4, 5 नॉर्मल आप 4-5 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। किसी में आपको एडमिशन मिलेगी, किसी में आपको शायद नहीं भी मिलेगी, बट आप बस टारगेट कर सकते हो कि ये मेरे चॉइसेस है, यहाँ मुझे अप्लाई करना है। देन उसके बाद अगेन आपको अपने वीजा इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको अपने फाइनेंसेस वहां पे दिखाने हैं, क्योंकि वीजा का मेन फोकस होता है आपकी फाइनेंसेस। वीजा वाले बस ये देखेंगे कि अच्छा आपको कॉलेज से एडमिट आ गया है, बट आप किसी कंट्री में जाके अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वीजा ऑफिसर का काम होता है। तो जैसे मैंने पहले बोला, अगर तो आपके पेरेंट्स के पास लिक्विड अमाउंट है जो आप सीधा अकाउंट में दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम ये पैसे यूज करके अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो आपका ऑप्शन यही है कि आप लोन लो, और जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप अपना लोन अप्रूवल वीजा ऑफिसर को दिखाओगे, ये बोल के कि ये देखो ये मेरा एजुकेशनल फाइनेंसिस, एजुकेशनल कॉस्ट जो है इसमें कवर हो जाएगी। अगर बेसिकली जो वीजा ऑफिसर है उसको अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो 2 साल की डिग्री में जो आपकी डिग्री की फीस है प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आपको वो सब पैसे उनको दिखाने हैं। लेट्स से आपकी 15 लाख की डिग्री होगी तो 15 लाख की आपकी डिग्री प्लस आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको वीजा ऑफिसर को दिखाने पड़ेंगे कि हाँ ये इतना हम मेरे पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं। इट कुड बी बाय अ लोन, इट कुड बी लाइक पेरेंट्स की मनी, जो भी है, तो इससे मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। लास्ट 2 चीजें जो अभी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप में से कोई प्रोसेस में जाएगा तो तब ये मैटर करती हैं। तो बेसिकली जब आप किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है
बट अगेन अगर आप प्रोसेस में जाओगे तो आपको हेल्प भी मिल जाती है इन चीज़ों की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है कि आप क्यों एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, आपका गोल क्या है। ये सब चीज़ें आपको बेसिकली अपने बारे में लिखना पड़ता है, अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ता है कि क्यों एक कॉलेज जो है वो एज ए स्टूडेंट आपको एक्सेप्ट करे। तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं। एंड लास्ट थिंग जो यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। सो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में अप्लाई करोगे, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं जो आपके करंट प्रोफेसर से आते हैं। जो लेट्स से आपने अभी आप अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जो भी आपके कॉलेज में प्रोफेसर्स होंगे वो आपको अपने कॉलेज के ऑफिशियल नोटपैड या जो पेपर जो बोलते हैं उसके ऊपर आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के देंगे, जिसमें वो ये लिखेंगे कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप सिंसियर हो, जो भी आपकी क्वालिटीज होंगी वो उसमें वो लिख के देंगे। एंड वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको अपने एडमिशन के टाइम पे या एप्लीकेशन के टाइम पे कॉलेज को भेजने होते हैं। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। आई मीन जब कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम डिटेल में जा सकते हैं, बट अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट द हाई लेवल। बाकी मैंने इस प्रेजेंटेशन में एक वीडियो डाली है, जो मुझे अभिषेक ने बोला था कि अपनी सिटी की कोई वीडियो दिखाना। हाँ, तो आप दिखा सकते हैं अभी।
ठीक है, this is about it. किसी का कोई क्वेश्चन अभी जो सब देखा सुना उसके ऊपर? मैम इंजीनियरिंग के बाद क्या करना होता है बाहर जाने के लिए? आपने पेपर देना पड़ता है, आईएलटीएस का ही पेपर देना पड़ता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बताओ, अगर आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्टेड है, फिर उसने किस तरह की इंजीनियरिंग की है, क्या किया है, फिर उसमें हम आगे आपको गाइड कर सकते हैं। ओके मैम। सूर्यवंश है? सूर्यवंश पूछो क्वेश्चन, डोगरी च पूछो। सूर्यवंश पूछो किस डोगरी च? नो सर। आप पूछो डोगरी च पूछो, देखो डोगरी च जवाब सुनाओ। मैं हाँ, कोई क्वेश्चन है पूछो सूर्यवंश। सर ऐसे टूरिज्म के बारे में। टूरिस्ट वीजा बनता अगर है अमेरिका का? नहीं सर, अगर उधर किसी ने अगर जॉब में ऐसे टूरिस्ट ही करना हो तो। एज ए टूरिस्ट? हाँ, कोई ऑप्शन अंकिता? एज ए टूरिस्ट जॉब? टूरिस्ट या गाइड हो रहा होगा, टूरिस्ट गाइड। टूरिस्ट गाइड की जॉब करनी है? हाँ, नहीं, अगर किसी ने करनी हो तो। टूरिस्ट गाइड ਦੀ जॉब ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆईटी ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭੇਜਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ, ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲੋ ਇਨਕਮ ਜੌਬ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲੋ ਇਨਕਮ ਜੌਬ ਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਬੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? मेन ये है कि तुम जाओ एज ए साइंस स्टूडेंट। हाँ, मतलब कोई थोड़े च ऐसी गल होनी चाहिए ना कि जेह्ड़ी इंदे कोल नहीं है, ते ताइयां उन्हें तुसें वीजा देना ना, इयां थोड़े वीजा देई ओड़ना। बाकी तो उंदी पॉपुलेशन बड़ी है ना, उन्हें किसी पॉपुलेशन अपनी बतानी अपनी। देखो गल ते गिव एंड टेक आली है ना। अगर कोई कंट्री तुसें अपनी, थोड़े इंडिया च कोई रौह्ने आ दा, इयां थोड़े इंडिया वीजा दिंदा। इंडिया ताइयां वीजा दिंदा कि इंडिया गी कोई मतलब होऐ, उस बंदे च कोई ऐसी स्किल्स होन जेह्ड़े इंडिया दे कम्म आन। अगर तुस सोचो कि तुसें कोई बेसिक नहीं, लोग आंदे पंजाब ते कैनेडा लेबर दी जॉब करने भी आंदे, बट फिर ओह् रौंह्दे इलीगली है ना, इधर लीगली अलाउड नहीं है। ते इलीगल कम्म की करने? कोई पढ़े लिखे बच्चे हो, कोई पढ़ने लिखने आओ, कोई इलीगल काम करने आओ, कोई नाम करो, ये इलीगल काम करने की आना। ये यहीं से पढ़ के गई है, यहीं भारतीय विद्या मंदिर से पढ़ के गई हैं, और आज यूएस में एक एज ए सेटल्ड वर्किंग गर्ल है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि माहौल रामनगर का ही था, लेकिन जो काम करने का, जो सोचने का तरीका था, वो रामनगर सा नहीं। ठीक है ना? वो तभी होगा जब आप अपनी हेजिटेशन को छोड़ोगे। और ये सब करने का एक ही मकसद था कि आप थोड़ा एक्सपोज हो जाओ, क्योंकि रामनगर अब छोटा नहीं रहा है। इंटरनेट के एक्सपोजर की वजह से भाई आपको दुनिया का पता है, लेकिन दुनिया में क्या करना है वो थोड़ा जब अपनों से रिलेट करोगे तभी मालूम चलेगा। तो शी इज फ्रॉम रामनगर, ठीक है ना? यहीं पे पढ़ी है, यहीं पे सब कुछ किया है, यूएस में। तो इंस्पिरेशन ले सकते हो, सीख सकते हो, और पर्सनल गाइडेंस भी मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सीखने वाले बनोगे तब। ठीक है? नहीं, मैं बस इतनी बात बोल रही थी कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि रामनगर से बाहर निकलना है, कहीं से बाहर निकलना है, अगर आप यहाँ पे नहीं बोल पाओगे तो आप बाहर जाके कैसे बोलोगे? यहाँ तो अपने ही लोग हैं ना सारे। अगर आप शर्म करोगे तो फिर शर्म में ही रह जाओगे। अभिषेक को पूछना, जब हम स्कूल में थे हमको कोई शर्म नहीं थी। हम पूछते, अपने टीचर्स को भी पूछते थे, हम सबको पूछते थे, और बड़ी बार ऐसा भी हमको लगता था कि हम स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट कोई फर्क नहीं इस पड़ता, एज कोशिश तो stupid कर होना रहे हो। जायज है। इस एज में आपको इतना वो नहीं रहना चाहिए, हाँ मैंने क्या पूछा। वो शर्म का जो होता है ना, थोड़ा रहता है, चलो क्या करें, लेकिन स्टुपिडिटी होनी चाहिए इस एज में। तो स्टुपिडिटी मस्ट है, क्योंकि तभी कुछ हाँ, सीखने को मिलेगा। अगर आप कोकून में रह जाओगे, कोकून इन द सेंस की शेल में रह जाओगे, तो सीख नहीं पाओगे।
कुछ स्टूपिड करोगे, कुछ आगे से रिएक्शन आएगा, सीखोगे। दैट्स अनदर थिंग। बाकी एग्जांपल्स आपके सामने है, ठीक है। विद दैट नोट, लास्ट में कुछ कहना चाहोगे अंकिता? एंड सर हाँ जी, हाँ जी, रिदम पूछिए। नहीं सर, ये इंटर्नशिप होती है जो, हम्म, हाँ हाँ सर, ये मतलब कि जो मास्टर्स की डिग्री होती है इनके साथ करनी होती है कि अलग से ऐसे? हाँ, अंकिता। कौन सी इंटर्नशिप रिदम, मतलब? मतलब कि होती है ना इंटर्नशिप का 6 मंथ का कोर्स, जो कंपनी वाले भेजते हैं आगे से एमएससी में यूनिवर्सिटी। इंटर्नशिप होती है वहाँ पे, मास्टर्स में? नहीं, इंटर्नशिप जो होती है वो सिर्फ इंडिया में होती है। इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अपना बताया, मैंने इंटर्नशिप की थी बट मैंने इंजीनियरिंग के बाद की थी। तो मेरे हमारा एक रिक्वायरमेंट ये थी कि जो हमारा लास्ट सेमेस्टर में हमने कॉलेज नहीं जाना था, हमको इंटर्नशिप करनी थी। यहाँ पे इंटर्नशिप होती है बट इंटर्नशिप का मतलब तुम जॉब कर रहे हो, मतलब इंटर्नशिप एज इन जॉब होती है और तुमको साथ में सैलरी भी मिलती है। अर्न कर रहे हो, इंटर्नशिप में ही अर्न करना। हाँ, आपको सैलरी भी मिलती है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, मतलब कोई आपको ट्रेन करता है जॉब के लिए, बट आपको फ्री में काम नहीं लेते, आपको आपको सैलरी जरूर मिलती है उस काम की। बट अगर आप ये सोच रहे हो जैसे कि आप कंपनी वाले आपको बाहर भेजते हैं, अगर रिदम आपका क्वेश्चन ये था, हाँ कंपनी वाले भी भेजते हैं बट उनके भी प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो कंपनीज के थ्रू बाहर कंट्रीज में आए हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो भी रिसेंटली कनाडा आया है, वो पुणे जॉब करता था, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है। वो तुमको ऐसे, तुम जॉब ज्वाइन करोगे तो तुमको इमिडिएटली नहीं भेजेंगे, कम से कम भी तुमको 9-10 साल का उनके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड बड़े सारे फैक्टर्स कंपनी के इंटरनल होते हैं, तभी वो आपको फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं। बट आप ये सोच के नहीं कर सकते कि आपको कहीं पे जॉब मिल गई किसी प्राइवेट कंपनी में और बस अब आप फॉरेन जा रहे हो, वैसा नहीं होता। परफॉर्मेंस, बड़ी सारी चीजें जो हाँ, होती हैं वो वो तो इस पे बात भी हो गई कि डिपेंड करते हैं। अमेरिका वाले या फॉरेन कंट्री वाले आपको तभी बुलाएंगे जब उनके पास आपके स्किल का कोई इंसान नहीं हो, तो वो आपको हाँ, करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट आपको स्टूडेंट वीजा का ये एक पॉजिटिव होता है कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते। जब मैं स्टूडेंट वीजा पे गई थी, मैंने जस्ट अपनी जैसे इंजीनियरिंग खत्म की थी और आई वाज लाइक, मैं 22 साल की थी तब। तो उस टाइम पे तुम्हारी किसी पे डिपेंडेंस नहीं होती। मतलब तुमको, अगर तुम कंपनी के थ्रू जाते हो, तुमको कि अच्छा मेरी फाइल आगे भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे, वीजा अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, आपकी एक डिपेंडेंसी आ जाती है किसी और के ऊपर। बट जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो, आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप खुद का आपको सब कुछ करना है, एज लॉन्ग एज आपके पास एडमिशन है, आप वीजा को अप्लाई करो, आप वीजा इंटरव्यू पे जाओ, आपका कंट्रोल है हर चीज पे। बट जब आप कंपनी के साथ किसी के जाते हो तो आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है। एनी अदर, कोई और यहाँ पे मुझे लगता है स्पेशल फोकस गर्ल्स पे होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स में एक हेजिटेशन रहती है, ठीक है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि अंकिता ने खुद प्रिपेयर किया, और जब यूएस से रामनगर आती हैं तो इस बार मिलाऊंगा, अंकिता इस बार मिलना है स्टूडेंट, ठीक है, मिलाऊंगा। तो ये रहता है कि गर्ल्स के लिए स्पेशल है कि गर्ल्स को रहता है कि भाई अकेले कैसे करें यूएस से आना जाना, ठीक है। जब आप कुछ सोचते हैं ना अपने बारे में, अपने आप को कहीं आप देखते हैं एक मुकाम पे देखते हैं, जब आप वो देखते हैं ना, फिर ये नहीं रहता कि मेरे साथ कौन चल रहा है, मैं अकेली हूँ, घर वाले साथ में हैं कि नहीं, लेकिन आप अपने आप को देखते हैं कैसे। तो गर्ल्स के लिए स्पेशल है, क्योंकि ठीक है, लड़के तो कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना। गर्ल्स के लिए स्पेशल, लड़के भी करेंगे भाई, ऐसा बात नहीं, लेकिन गर्ल्स के लिए स्पेशल क्यों? क्योंकि गर्ल्स को घर में ही रह जाती, वही सोच होती है, यहीं पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ तो रामनगर में ऐसा है कि भाई बाहर नहीं भेजते, जम्मू तक तो ठीक है, अगर बाहर पढ़ने भेजना हो तब भी सोचेंगे घर वाले, भाई देहरादून नहीं भेजेंगे, भाई घर से दूर हो गया। तो इस हिसाब से प्रोसेस चलती है, लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, और वो भी रामनगर की, वो भी पढ़ी हुई यहाँ, तो आपको तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ठीक है। विद दैट नोट, आई वुड लाइक टू एंड दिस जूम, एंड थैंक यू अंकिता टाइम देने के लिए, ठीक है ना। और फर्दर भी मुझे लगता है गाइड करेंगे, ठीक है।
हाँ, अगर आपको मैं प्रेजेंटेशन अभिषेक को भेज दूंगी, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। अगर आपको ऐसे बात करने में किसी बच्चे को शर्म आती है तो आप ईमेल भी मुझे भेज सकते हो कि कि हमारा इंटरेस्ट है बट हमको पता नहीं है कि कैसे करना है, फिर हम आपको आगे गाइड कर सकते हैं। बट अभी हम इतनी यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और हमको नहीं पता कि किसको इंटरेस्ट है और किसको नहीं है। तो जब आप प्रोसेस में जाते हो तो प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक प्रोसेस होती है। तो लेट्स से अगर आप में से कोई 2 बच्चे भी बोलते हैं कि अच्छा हमको इंटरेस्ट है, तो आप बता सकते हो। और एक चीज शायद जो मैं बोलना पहले भूल गई, बस मेंशन करूंगी कि जो हमारे ये एग्जाम्स होते हैं, जैसे आइल्स का एग्जाम मैंने बोला, अगर लेट्स से अगर आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में वो एग्जाम देते हो, उस एग्जाम का स्कोर जो होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दिया तो बस यही साल है, उसके बाद मेरे को दोबारा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं ग्रेजुएशन करते करते अपना एक आइल्स के एग्जाम का एक अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, कि मेरा मन है, मेरे को कोशिश करनी है, आप जाओ, आप कोशिश करो। अगर आपका अच्छा स्कोर आया, आपका स्कोर 3 साल तक वैलिड है, अब विद इन 3 इयर्स आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करो, आपका वो स्कोर चलेगा। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, वन मोर थिंग टू मेंशन, आप मल्टीपल टाइम्स भी एग्जाम्स दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती इन एग्जाम्स की। आप अपने सेकेंड ईयर में दो, आप थर्ड ईयर में दो, आप फोर्थ ईयर में दो, आपको जैसे करना है, आप जितनी बार देना है, आपने साल में 2 बार देना है, आप साल में 2 बार भी दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इन चीजों की। तो जब मैंने ये एग्जाम्स दिए थे तो तब हमारे यहाँ नॉर्थ में कहीं पे होते नहीं थे, तो दिल्ली जाना पड़ता था इन चीजों के लिए। बट अभी बड़े सारे सेंटर, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, बड़ी जगह आइल्स के एग्जाम के सेंटर्स खुल गए हैं। अगर आप बच्चों के पास थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो, मतलब जब मैं आपकी उम्र में थी तो मैं तो अकेले ही घूम लेती थी, पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। आजकल इंटरनेट आप बच्चों के पास है और आपको एक्सपोजर समझ आता है कि आपके पास कितना है। आप जाओ, आप अपना एग्जाम दो। कोई आपका लेट्स से किसी का कोई दोस्त है जो एलपीयू में पढ़ता है, आपके पास अकोमोडेशन भी है, जाओ एक दिन एग्जाम दो और कोशिश करो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बट कोशिश तो करो। अगर अगर इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर पैसे मत वेस्ट करो, फिर कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। हम सिर्फ आप बच्चों के लिए ये एक्सपोजर लिमिट नहीं करना चाहते कि आप ही हो, अगर आपकी फैमिली में कोई और है जो इंटरेस्टेड है, अगर उसके साथ आपको लगता है कि शायद उसने इंजीनियरिंग किया है, कुछ किया, वो जा सकता है, भाई या बहन है छोटी, तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, विद दैट नोट और किसी का अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और किसी के साथ नहीं तो एंड करेंगे इसको। बाकी जो क्वेश्चन होंगे अभिषेक को पूछ लेना, अभिषेक मेरे को बता देना। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल एंड स्पेशल थैंक्स टू अंकिशा टाइम देने के लिए, एंड ओके, गुड नाइट, चलो फिर, ओके, बाय। बाय।